महाराष्ट्र में चल रहे सियासी ड्रामे की इन तस्वीरों ने एमपी के लोगों के जहन में 2 साल पहले की उन तस्वीरों को ताजा कर दिया है, जब कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिरी थी और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी सरकार फिर से सत्ता पर काबिज हुई थी। कुछ इसी तरह के हालातों में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कांग्रेस में बगावत हुई और अब निकाय चुनाव में भी ग्वालियर चंबल में ऐसी ही तस्वीरें कांग्रेस में फिर बनती दिख रही हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा समेत कई बड़े नेता बगावत के मूड में आ गए हैं। इसके पीछे की वजह पार्षद प्रत्याशियों को बदलना बताया गया है। हालांकि कांग्रेस नेता पार्टी में बगावत की खबरों को बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी की मेयर और कांग्रेस की पार्षद बनेंगी, पार्षद कांग्रेस के जीतेंगे और एक नया इतिहास लिखने ग्वालियर में जा रहा है। लोगों के भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है और वो तमाम बौखला के दुष्प्रचार करने का काम कर रही है। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार के मतभेद नहीं है। माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, अशोक सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ पूरा जिला और ग्रामीण सब एक हैं। नहीं, कभी कभी कार्यकर्ता कोई बात कहते हैं तो जिलाध्यक्ष जी उनकी बात रख देते हैं, लेकिन ऐसी कहीं कोई दूर दूर तक बात नहीं। कल है तो भाजपा में है, आज एक टिकट मैंने सुना है 2-3 टिकट काट दिए गए। ये कल है भाजपा में है। कांग्रेस परिवार पूरा एकजुट है और सशक्त है। बीजेपी कांग्रेस में मची अफरा तफरी से बेहद खुश नजर आ रही है। वो इसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का मिसमैनेजमेंट बताते हुए उन पर तंज कस रही है। तो कमलनाथ जी ने जो संदेश दिया है कि वे महाराष्ट्र से लौट के कुछ ठीक करेंगे, वो क्या ठीक करेंगे? अगर वे ही ठीक कर पाते तो अपनी सरकार को बचा लेते। जिन लोगों की इमारत व्यक्तिवाद, परिवारवाद और गुटवाद की नींव पर टिकी हो, तो वो आगे तक कहां चलने हैं? जहां पर टिकट बंटवारा ड्राइवर को, प्रेस वाले को, अपने धोबी को होता हो, तो ऐसे में दूसरे नेताओं का ये जो गुस्सा है वो स्वाभाविक है। ये तय है कि अब कमलनाथ की इस नगरीय निकाय की करारी चुनाव हार के बाद वापसी होगी और कमलनाथ मध्य प्रदेश में नहीं दिखेंगे। निकाय चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस के जो हालात हैं वो तो यही बयां कर रहे हैं कि एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कई नेता दल बदल के मूड में भी दिख रहे हैं। यानी महाराष्ट्र संकट के बीच कमलनाथ को मध्य प्रदेश में अपने नेतृत्व को संभाले रखना एक चैलेंज है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है निकाय में ऑपरेशन लोटस। इतिहास अपने को दोहराता है और भारतीय लोकतंत्र में हमेशा हमने ऐसे दृश्य देखे हैं अलग अलग राज्यों में, ख़ासतौर से उत्तर भारत के राज्यों में, जब विधायकों का एक जगह इकट्ठा होना, सत्ताधारी दल के मुखिया और सत्ताधारी दल का दिल धड़कना, और अगर ये मुहिम सफल होती है तो सरकार का गिर जाना और नई सरकार का उदय होना। मध्य प्रदेश में ये घटनाक्रम आपने हमने सबने देखा है और अब महाराष्ट्र में जिस तरह की तस्वीर हम देख रहे हैं वो तस्वीर ये बताती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी पीछे छूट ही जाती हैं जो असंतोष का कारण बनती हैं और वो परिवार जो पहले एकजुट होकर सरकार बनाता है उसी परिवार में दरारें दिखने लगती हैं जिनका फ़ायदा प्रतिद्वंदी पार्टी उठाती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को इसका लाभ मिला जो कांग्रेस की दरारें थीं और महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे जिनकी महत्वाकांक्षा बताई जाती थी कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे और कथित रूप से किनारे किए जाने से क्षुब्ध भी थे, वो 40 से ज़्यादा विधायक लेके आसाम में डेरा डाले हैं और स्थितियां आप और हम सब जानते हैं। अब फिर मध्य प्रदेश की तरफ लौटें तो मध्य प्रदेश में भी आपने देखा है कि गाहे बगाहे कांग्रेस पर बीजेपी का निशाना इस रूप में रहा है कि वहाँ से दल बदल करके न सिर्फ विधायक आए हैं बल्कि कई क्षेत्रीय ऐसे नेता आए हैं जो भले ही कद में उतने बड़े ना हों लेकिन वो क्षेत्रीय समीकरणों को बड़े नेताओं के साथ सेट करने में या उनको बिगाड़ने में बहुत अहम रोल अदा करते चले आए हैं। और ख़ासतौर से ऐसे नेताओं का उस क्षेत्र से हटना बड़े नेताओं की वर्किंग पर काफ़ी असर डालता है। आगे भी आप और हम इनकार नहीं कर सकते कि ये परिस्थितियां मध्य प्रदेश में नहीं बनेंगी। हालांकि दोनों तरफ से दावे होते हैं। कांग्रेस ये दावा करती है कि बीजेपी के लोग संपर्क में हैं और बीजेपी दावा ही नहीं करती बल्कि निश्चित तौर पर उसके पास इस बात के पूरे प्रमाण हैं कि न सिर्फ पहले बल्कि अभी भी कांग्रेस से आने वाले नेता
बड़ी संख्या में संपर्क में हैं और आए भी हैं। और अभी फिर ये चर्चा है कि एक रीजन में, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट रीजन है मध्य प्रदेश की राजनीति में, कांग्रेस और बीजेपी का, वहाँ के कुछ बड़े नेता एक बड़े नेता के बीजेपी के संपर्क में है। अब देखिए, ये तो वक्त और परिस्थितियां बताएंगी, लेकिन इसके मध्य प्रदेश प्रभाव पर आज हम ज़रूर चर्चा करना चाहेंगे और बीजेपी की इस आक्रामक शैली का क्या जवाब कांग्रेस के पास या किसी भी पार्टी के पास हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं जबलपुर से चैतन्य भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। अवनीश बुंदेला जी, कांग्रेस के युवा नेता, प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनका बहुत स्वागत है। पंकज चतुर्वेदी जी, बीजेपी के प्रवक्ता और मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। चैतन्य भट्ट जी, पहली टिप्पणी आपकी, किस तरह देखते हैं आप इस विषय को और क्या कहना है आपका कि जिस तरह का हम मंजर देख रहे हैं महाराष्ट्र में, हालांकि वहाँ शरद पवार खड़े हैं अभी भी और अपनी गुगली फेंक रहे हैं और कमलनाथ जी भी उसमें जुट गए हैं, लेकिन आगे क्या परिस्थितियाँ बनती हैं, किस तरह के फैसले होते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मध्य प्रदेश इसके पहले इसी तरह के घटनाक्रम से गुजर चुका है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के दिल भी धड़क रहे होंगे इस समय, उन्हें पुरानी बातें भी, पुरानी चोट भी, बादल भी हैं इस समय, आसमान में बारिश भी हो रही है और कहा जाता है कि पुरानी चोट इस समय थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करती है। बहरहाल, क्या कहेंगे आप महाराष्ट्र का घटनाक्रम, मध्य प्रदेश पर आगामी असर और संभावना? जी चैतन्य जी। देखिए शरद जी, बिल्कुल वही मंजर है जो कमलनाथ सरकार के दौरान पे हुआ था, ठीक वैसी स्थिति महाराष्ट्र में भी है। यहाँ भी एक बहुत बड़े नेता थे जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं, लेकिन उनको किनारे कर दिया गया। ऐसे ही वहाँ पे एकनाथ शिंदे जी की महत्वाकांक्षा थी कि वो भी सीएम बने, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस के कहने पे उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद संभाल लिया। देखिए, जब भी आप अपने घर को नहीं संभाल पाते हो तो निश्चित तौर पे पड़ोसी उसका फ़ायदा उठाता है, और राजनीति में तो ये बहुत आम बात है कि अगर कोई दल कमज़ोर हो रहा है तो दूसरा दल उसको और कमज़ोर करने की कोशिश करता है। महाराष्ट्र में अगर एकनाथ शिंदे जी ये कह रहे हैं कि हमको हिंदुत्व की तरफ बढ़ना चाहिए, तो 2.5 साल से तो आप उसी सरकार में हो, तब आपको हिंदुत्व की याद नहीं आई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब सत्ता सुख के लिए, और उनको ये लगता है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी का साथ दे देंगे तो निश्चित तौर पे हो सकता है कि हमको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जैसा कि हमेशा होता आया है कि जब कोई कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आता है तो उसको बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन समय के बाद जब उसका यूज़ हो जाता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है या उसको उपेक्षित कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है बिल्कुल वैसा ही मध्य प्रदेश में भी हुआ था। कई लोगों ने उसमें विद्रोह किया था, वैसी स्थिति वहाँ पर है। और जितने भी विधायक और एकनाथ शिंदे जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में शरण लिए हुए हैं, बड़े बड़े होटलों में रुके हुए हैं। कोशिश ज़रूर है शिवसेना की और एनसीपी की, कांग्रेस, उनमें से कुछ लोगों को तोड़ लिया जाए। एक व्यक्ति जो नितिन करके हैं, जो विधायक, उन्होंने तो अपना बयान भी दिया कि मुझे ज़बरदस्ती बंद करके रखा हुआ था, मेरे पीछे पुलिस लगा दी गई थी। तो ये सब घटनाक्रम जो है राजनीति में चलता है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का ये मानना था कि जब शिवसेना ने हमारे साथ चुनाव लड़ा था, उसके बाद जब चुनाव का परिणाम आया तो आपने कांग्रेस, जो एकदम आपकी धुर विरोधी पार्टी कही जाती थी, उसके साथ आपने सरकार बना ली। और जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस की सरकार को गिराया गया था, जो उन्होंने 4 बजे सुबह शपथ ले ली थी, तो उसका कहीं ना कहीं जो एक टीस है मन में, वो भारतीय जनता पार्टी के मन में है। और जब वो ये मौका देख रही है कि एकनाथ शिंदे अगर विद्रोह कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा तो निश्चित तौर पर उठाया जाएगा। ये तो बड़ी साधारण सी बात है। और हर राजनीतिक, अगर कांग्रेस को भी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं, लेकिन हम थोड़ा मध्य प्रदेश की तरफ भी लौटेंगे, कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। जी मध्य प्रदेश की तरफ भी लौटेंगे। मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात है तो मैं लौटता हूँ आपकी तरफ, मैं आता हूँ। मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात, मैं आता हूँ आपकी तरफ। और लेटेस्ट अपडेट महाराष्ट्र का ये भी है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का सुझाव पवार साहब ने दिया है। ये वही पवार साहब हैं जो पिछली बार भी बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद भी सरकार बनाने में कामयाबी वो दिलवा पाए और कांग्रेस और शिवसेना जैसे घटक दलों को साथ ला पाए। तो क्या एकनाथ शिंदे की महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की पूरी होती है तो सरकार गिरने से बचेगी, और क्या ठाकरे इसके लिए राजी होंगे?
तो पवार ने अपनी गुगली एक बार फिर फेंकी है। बहरहाल ये वक्त की बात है, लेकिन मध्य प्रदेश पर इसका क्या असर, क्या संभावनाएं होंगी, इस पर मैं दूसरे चरण में आपकी तरफ लौटूंगा। पहले अवनीश बुंदेला जी को सुन लेते हैं, फिर पंकज जी की टिप्पणी। मध्य प्रदेश प्रभाव हमारा स्पेशल है इसमें, क्योंकि महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो तो महत्वपूर्ण है ही, और जो नतीजे होंगे हम सब उसका इंतज़ार ही करेंगे, लेकिन इसका असर मध्य प्रदेश में हम पहले देख चुके हैं और आगे भी क्या देखेंगे, सवाल है। सर जी, पहले तो मैं आपके जो इनपुट के जो हेड हैं चैनल के, उनका धन्यवाद दूंगा। ये कम से कम उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट रिवाइज की कि मध्य प्रदेश में कि क्या घटित हुआ। बेंगलोर कांड भी पूरा मैंने अभी देखा, जब नरेशन हम देख रहे थे, तो शरद जी कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास किया कि ये ही तरीका है लोकतंत्र को सने सने ख़त्म करने का। और देश में वर्तमान में शरद जी मैं कहूँ कि लोकतंत्र शायद अपनी अंतिम सांसें भर रहा है। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र की घटना नहीं है, ये कर्नाटका में भी आपने किया, ये बार बार राजस्थान में भी आप प्रयास कर रहे हो, गोवा में भी आपने किया, आपने मणिपुर में भी किया, आपने कुछ हद तक बिहार में भी किया। तो शरद जी कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट है। अच्छा, फिर ये जवाब क्या देते हैं कि साहब वो तो आपकी अंदरूनी गुटबाजी है। ऐसी क्या गुटबाजी शरद जी? ये वही चीज़ है जो आपने देखा होगा, साइबर क्राइम जो होता है शरद जी, साइबर क्राइम आज की तारीख में बैंक में जाके पढ़े लिखे बड़े वाइट कॉलर वाले लोग जाकर कहीं ना कहीं क्राइम करते हैं। आपके खाते से पैसे निकाल लेते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आपके से ट्रांजेक्शन हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। शरद जी आप अदालत में जाते हैं, आप कहते हैं साहब मेरे साथ तो लूट हो गई। तो ये जो छलिया है जो बेसिकली शरद जी, इस छलिया को पकड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि छलिया ये कहता है कि साहब मैंने तो किया ही नहीं, सबूत क्या है। तो मुझे लगता है यही छल वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी की शय पर करे, जिनका काम है कि लोकतंत्र को और मजबूत करना, स्थापित करना शरद जी। लेकिन वर्तमान में जो चलित हो रहा है प्रदेश में चल रहा है शरद जी, वो बड़ा ही दुखद है। और ये सिर्फ जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की या किसी विपक्षी दल की नहीं शरद जी, मैं तो कहता हूँ ये जिम्मेदारी आपकी है, हर व्यक्ति की है, और जो मुझे सुन रहा है उसकी है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये आज़ादी हमने पाई है। बहुत बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, और आप देख रहे हैं जिस तरह से बात बात पर इस तरह की योजना लाई शरद जी, कि जो जिस व्यक्ति के लिए आप योजना लाते उस व्यक्ति को पसंद नहीं आती। अभी हाल ही में आपने अग्निवीर वाली योजना देखी, चाहे आप चाहे किसानों के लिए जो आप काला कानून लेकर आए, उसमें आप देखें जीएसटी लेकर आते हैं, व्यापारियों को पसंद नहीं आता है। नोटबंदी करते हैं, कहते चिप लगी होगी नोट में, वो भी बाद में फेल हो जाता है। तो शरद जी ऐसी योजना आप ला रहे हैं कुछ चंद व्यक्तियों की, और इसीलिए मैं कह रहा हूं सने सने शरद जी, सने सने ये इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की। वो महाराष्ट्र में क्या होगा नहीं होगा ये बात का घटनाक्रम है शरद जी, लेकिन ये बताएं सिद्धांतिक मूल क्या है। सिंधिया जी किस बात पर गए थे कि मैं सड़क पर उतरूंगा, आज भी शिक्षा कर्मी वहीं के वहीं है, वो शिक्षा में वहीं के वहीं, वो सड़क पर नहीं उतरे। ये बातें काफ़ी आ चुकी हैं, लेकिन 90 के दशक में कांग्रेस के बारे में भी अपोजिशन पार्टीज़ की राय यही थी अवनीश जी, इतिहास के पन्ने बदलेंगे, जो बात आप कह रहे हैं। और कहा यही जाता था कि कांग्रेस जिसको समर्थन देती है उसको फिर उसके लिए क्या शब्द मैं सोचूं कि हाँ फिर उसका भगवान भी मालिक है कि नहीं है, ये कहना बड़ा कठिन है। आप राजनीति में हैं और राजनीतिक पैतरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको जस्टिफाई करने की बात नहीं है। लेकिन आप जब ये कहते हैं तो आपको उन सारे घटनाक्रमों को भी देखना होगा जो घटते हैं किसी भी पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस में घटे हो या महाराष्ट्र में। अब मैं फिर एक कल्पना की बात है कि अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजी हो जाते हैं, और मध्य प्रदेश में भी अगर उस समय सिंधिया जी के बारे में अगर ऐसा कुछ फैसला हो जाता, हाइपोथेटिकल बात है, तो बड़ा प्रश्न ये है, कहा जा सकता है कि शायद कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ अरसे तक सरकार बचती चलती, लेकिन उस समय तो नहीं गिरती, ये तो पक्की बात थी। बहरहाल पंकज जी क्या राय रखते हैं इस पर, और मैं सोचूंगा कि हम थोड़े पॉलिटिकल विमर्श की तरफ भी बढ़ें, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल ऐसी परिस्थितियों में क्या करेगा? क्या वो संत की तरह आगे बढ़कर ये कहेगा नहीं कोई आवश्यकता नहीं, हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम चुनाव में ही जाएंगे? जी पंकज जी। शरद जी, मध्य प्रदेश के जिस घटनाक्रम का उल्लेख चेतन जी ने किया, आप जानते हैं कि मैं उसके हर क्षण का प्रत्यक्ष गवाह हूँ। और लोकतंत्र की कांग्रेस बात कर रही है, शिवसेना चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी के साथ, सरकार बनाती कांग्रेस के साथ। ये लोकतंत्र नहीं, ये क्या है? ये कौन सा लोकतंत्र है? सतीश सिकरवार जी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, विधायक बन जाते हैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर, और आज उन्हीं की पत्नी को ही कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बनाया जाता है महापौर का। यानी ये स्पष्ट परिचायक है कि सिंधिया जी और कांग्रेस के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं के ग्वालियर और चंबल छोड़ने के बाद
उस क्षेत्र की सबसे बड़ी नगर निगम ग्वालियर की, जहां 66 वार्ड है, कांग्रेस के पास एक ढंग का प्रत्याशी भी नहीं था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से सिकरवार साहब आए, उनको पहले विधायक बनाया और आज उनकी पत्नी को टिकट दिया, जिसका विरोध कौन कर रहा है? देवेंद्र शर्मा, जो स्थानीय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। शरद जी, अभी ग्वालियर से 7 बजे भोपाल पहुंचा हूं, कल फिर पहुंच जाऊंगा। संगठन ने मुझे वहां कुछ दायित्व दिए हैं। पूरे ग्वालियर में सिर्फ एक ही चर्चा है। आप चलिए बगल में मुरैना में दूसरी बड़ी नगर निगम ग्वालियर चंबल की, राकेश मावई वहां जिला कांग्रेस के 12 साल से अध्यक्ष, किसने उनको अध्यक्ष बनवाया सब जानते हैं, वो अध्यक्ष हैं, विधायक भी हो गए, और उनकी पीड़ा का वीडियो सार्वजनिक तौर पर वायरल है। और जिस प्रकार का असंतोष पूरे ग्वालियर चंबल में सतीश सिकरवार और उनके परिवार को कांग्रेस में सब कुछ देने का हो रहा है, वैसा विरोध, क्योंकि मैं वहां रहा हूं, उस क्षेत्र से होकर आ रहा हूं, फिर 2 दिन बाद वहीं पहुंचूंगा। एक एक कार्यकर्ता, आप जिससे बात करें वो कहता है कि बहुत गलत किया कांग्रेस ने, कांग्रेस चुनाव हार जाती। लेकिन सतीश सिकरवार के परिवार के पास पूरी कांग्रेस पार्टी दंडवत है। देवेंद्र शर्मा खुलकर विरोध करते हैं कि इनकी पत्नी को टिकट क्यों, उनके विरोध को दबा दिया जाता है। जिस प्रकार की राजनीतिक दादागिरी डॉक्टर गोविंद सिंह और बाकी लोग मिलकर वहां कर, उनका क्षेत्र है नेता प्रतिपक्ष का, दिग्विजय सिंह और तमाम सारे नेता वहां जान लगाए हुए हैं, पर उसके बाद भी एक ढंग का प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के पास नहीं था। वो उन्हीं सतीश सिकरवार जी के पास गई, जिनको उसने कांग्रेस में लाकर विधायक बनाया। आज ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज किसका हक मारा? सतीश सिकरवार जी की धर्मपत्नी ने, उनका क्या युद्ध? चलिए, सतीश जी कांग्रेस में आ गए थे, विधायक हो गए थे, पर महापौर का टिकट भी सतीश जी की पत्नी को, यद्यपि विषय कांग्रेस पार्टी के हैं, पर लोकतंत्र की बात शोभा देती है कांग्रेस के मुंह से। ये बातचीत करते ट्रांजेक्शन की, उस ट्रांजेक्शन में शरद जी लगता है ओटीपी। ये कांग्रेस में ओटीपी की दिक्कत है, ऑब्जेक्शन ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं है। कमलनाथ जी अपना काम नहीं संभाल पा रहे और महाराष्ट्र में जा रहे हैं। आप देखिए तो, और लौट के आए, बैरंग खाली हाथ लौटे, बैरंग भी लौटे और बेरंग भी लौटे। कौन सी स्थिति की बात कर रहे हैं ये? चलिए, आरोप लगाना शरद जी बहुत सहज सरल है। और क्यों कमलनाथ जी का संवाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से नहीं है? क्यों ऐसी स्थिति बनी है कि ग्वालियर जैसे बड़े निगम में, जो ग्वालियर चंबल का एक बड़ा निगम है, वहां महापौर प्रत्याशी के लिए मुरैना का स्थानीय विधायक दुखी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता दुखी है, और सब पीड़ा में। चलिए जी अवनी जी, आप संक्षेप में बोल लीजिए, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता दुखी नहीं। मुझे लगता है सिंधिया जी उनके समर्थक जहां दुखी है कि उनकी पसंद का ना तो कोई महापौर प्रत्याशी दिया गया और पार्षदों तक को टिकट नहीं दिया गया। सर जी, और दूसरी बात, ये जो कह रहे थे अभी हाल कि भाजपा शिवसेना साथ में चुनाव लड़ी, सरकार कांग्रेस के साथ बना ली। कांग्रेस और शिवसेना तो फिर भी ठीक है पंकज जी, आपने जो पीडीपी के साथ सरकार बनाई कश्मीर में जाके, वो तो बिल्कुल ऐसा था कि ब्लैक कॉफी के साथ ठंडी दही की लस्सी। आप मुझे इस बात का जवाब दे दें। और आपकी क्या देवेंद्र शर्मा और राकेश मावी को आज आप सिंधिया जी समर्थक का मानते हैं? पंकज जी, आप देवेंद्र शर्मा और राकेश मावी की चिंता मत करिए, आप चिंता करिए अपने प्रत्याशी की, क्योंकि आपको वहाँ का दायित्व। सर मेरी बात सुनिए पंकज जी, हमारी चिंता मत करिए। ये वेदना आपकी स्पष्ट बता रही है कि महाराज में कितनी वेदना होगी, सिंधिया जी में कितनी वेदना होगी। ये आपकी कहीं ना कहीं वेदना स्पष्ट बता रही है कि आपकी पसंद के कोई टिकट नहीं हुए। शरद जी, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आज भी क्या कांग्रेस ग्वालियर जिला कांग्रेस, और एक बात स्पष्ट कर दूं, ये आप कह रहे हैं कि जिन्होंने रातों रात 28 विधायकों को, चलिए मुझे लगता है उसका कोई अंत नहीं होगा आरोप प्रत्यारोप का। चैतन्य जी, बड़ा प्रश्न ये है, आप अगर अतीत से भी निगाह डालें, कुरुक्षेत्र को भी देखें, महाभारत को भी देखें, तो उसके पीछे जहाँ सत्ता की लिप्सा है, सत्ता को अपने केंद्र में, अपने कब्जे में रखने की लिप्सा भी है, और दूसरी तरफ मान अपमान की भी बड़ी लंबी कहानी है। आप 1967 में मध्य प्रदेश के लौह पुरुष कहे जाने वाले डीपी मिश्रा जी की सरकार गिरने की कहानी देखें, जिसकी अगुवाई उस समय विजयराजे सिंधिया जी ने की थी, और दिल्ली ले जाए गए थे विधायक, और वहाँ एक 5 सितारा होटल में रुके थे वो, और फिर वो सरकार गिरी, और फिर संवित सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी, जिसका नेतृत्व किया था गोविंद नारायण सिंह जी ने। 1.5 साल बाद, शायद 1-1.5 साल में वो सरकार भी गिर पड़ी थी। लेकिन सरकार गिरने के पीछे क्या आपको लगता है कि अगर हम ये कहानी देखें कि जो सरकारें कहीं ना कहीं बहुमत के नज़दीक नहीं पहुंच पाती हैं, और जिनको गठबंधन निर्दलीय के साथ या अन्य दलों के साथ करना पड़ता है, मध्य प्रदेश में तो निर्दलीय ही और सपा बसपा के कुछ बहुत ही अल्पसंख्यक विधायक हैं, माफ़ कीजिए मैं ये शब्द कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि राजनीतिक दलों में जो नेतृत्व की एक हायरकी का निर्धारण है, वो एक बड़ा कारण बनता है? जो महत्वाकांक्षी जमात है, जिसका क्रम है, आप उसकी जगह किसी और को लाते हैं,
फिर वो कहानियाँ मान अपमान की बनती हैं कि किनारे किया जा रहा है, उपेक्षा की जा रही है। जितने भी हमने ये राजनीतिक दृष्टांत इस तरह के देखे हैं, कथा सबकी एक ही जैसी है। जी, कैसे बचा जाए इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। जी जी भट्ट साहब। नहीं, देखिए शरद जी, राजनीति में जो भी दल आते हैं वो निश्चित तौर पे सत्ता के लिए आते हैं। वो कोई संत महात्मा तो है नहीं। अगर संत महात्मा होते तो राजनीति में काहे के लिए आते? वो आचार्य विद्यासागर सरीका अपना सब कुछ छोड़ के सड़कों पे घूमते। तो जो भी राजनीतिक दल होते हैं उनका उद्देश्य होता है कि हम सत्ता में आए, और उसके पीछे एक कारण भी ये होता है कि उनको लगता है कि अगर हम सत्ता में रहेंगे तो जनता के लिए जो कुछ भी अच्छा कर सकेंगे वो हम कर पाएंगे जब हम सत्ता में रहेंगे। दूसरी बात, मान अपमान की जहाँ तक बात है तो निश्चित तौर पे आपने तो देखा ही होगा कि अंधे का बेटा अंधा होता, ये कह के इतना बड़ा महाभारत बना था। तो राजनीतिक दलों में भी जो बड़े नेता हो जाते हैं, जिनका कद बहुत ऊंचा हो जाता है, उनको भी मान सम्मान की चिंता होती। और आप देखिए कि सिंधिया जी के संग भी वही स्थिति बनी थी कि उनको जिस तरह का उनका कद था उस तरह की उनको ना पद दिया गया, उपेक्षित भाव रखा गया। वही स्थिति जो कमलनाथ जी के साथ थी कि कहा जाता था कि वो विधायकों से नहीं मिलते हैं, मंत्रियों से कहते हैं चलो चलो, वैसा ही आरोप उद्धव ठाकरे पर लग रहा है कि वो भी किसी विधायक से नहीं मिलते थे, उनसे मिलना बड़ा कठिन हो जाता था। तो जब एक बराबरी का नेता को अगर ये लगता है कि मेरी उपेक्षा हो रही, तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं टीस उठती है। दूसरी बात, जहाँ तक ग्वालियर की बात है, और मैं समझता हूँ कि जबलपुर में भी वो स्थिति, ऐसा नहीं है कि जबलपुर में कोई विद्रोह की स्थिति नहीं है। जबलपुर में भी भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में, दोनों में विद्रोह की स्थिति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में चूंकि अनुशासन का डंडा बहुत तगड़ा होता है, आपने कल उनका बयान भी सुना होगा प्रदेश अध्यक्ष का, कि उनको कहा गया है कि वो अगर निर्दलीय लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध में, तो वो अपना फॉर्म वापस ले लें, और अगर वो नहीं लेते हैं तो पार्टी के संविधान के तहत उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई संदेश नहीं गया है। मान मनौवल का दौर चल रहा है, जबलपुर में भी 1-2 लोगों को मना लिया गया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो आम आदमी पार्टी से खड़े हो गए। जहाँ तक ग्वालियर की बात है तो वहाँ के देवेंद्र शर्मा ने तो स्पष्ट कह दिया कि अगर आप टिकट बदलने की बात करोगे, सतीश से करबार के दम पर अगर आप टिकट बदलने की बात करोगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो वहाँ पे भी काफ़ी घमासान, ऐसा नहीं कि दोनों ही दलों में घमासान। देखिए, कोई भी व्यक्ति राजनीति में आता है तो उसकी महत्वाकांक्षा होती है, और ये तो लोकतंत्र की सबसे पहली सीढ़ी है। पार्षद से इंसान शुरू करता है। हमारे देखिए पार्षद थी हमारे यहाँ सुमित्रा वाल्मीकि, उनको राज्यसभा भेज दिया गया। तो राजनीति में सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता हुआ आदमी सत्ता पे पहुंचता है, ऊपर पहुंचता है। तो हर दल के नेताओं की अपेक्षा होती है कि हमको भी ऐसा मौका मिला जाए। लेकिन सवाल ये है कि एक टिकट है और 100 बीमार हैं उसके लिए, तो अब उसमें से किसको छांटा जाए ये पार्टी तय करती है। लेकिन उससे विद्रोह की आग निकलती है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन है, इसलिए हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की वो बातें बाहर ना आती हों जो कांग्रेस की आ जाती हैं। बिल्कुल, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि राजनीति सियासत के लिए है, और इसीलिए यहाँ अटल जी जैसे समन्वयवादी राजनेता भी एक बार चंद दिनों की सरकार बनाते हैं और एक बार इससे कुछ अधिक अवधि की सरकार बनाने में कामयाब होते हैं। लेकिन उनके व्यक्तित्व का असर भी उन तमाम राजनेताओं जो उनकी पार्टी के नहीं हैं, प्रतिपक्षी पार्टी के सांसद हैं, उन पर नहीं बनता है। और जब फ्लोर पर वोटिंग करने की बात आती है तो व्यक्ति राजनीति के हिसाब से ही वोट देता है। तो राजनीति में यहाँ खड़े होकर ये बात करने का अर्थ नहीं है, जैसे कांटे से कांटा निकालने की बात होती है, वैसे राजनीति में सियासत का जवाब सियासत ही है, जो शायद महाराष्ट्र में शरद पवार इस समय जवाब देने की कोशिश ये कहते हुए कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को बना दो, उद्धव जी आप छोड़ दो, जब आपको लेकर साथ नहीं है, बहुमत तो दिख रहा है शिंदे जी के साथ। ये कांटे से कांटा निकालने की बात है। पंकज जी, छोटी टिप्पणी आपकी। जी देखिए शरद जी, महाराष्ट्र का विषय और मध्य प्रदेश का विषय दोनों की पृष्ठभूमि एक सी लगती है, पर विषय बात वहीं पर आती है कि जैसा चेतन जी ने संकेत किया कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस में बगावत, सिंगरौली में कुंदन पांडे जी का त्यागपत्र, भोपाल की स्थिति हमने देखी, पूरे प्रदेश में यूथ कांग्रेस के जो लोग उन्होंने स्पष्ट तौर पर धरना दिया पार्टी के खिलाफ। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय, तो भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन क्यों है, जैसा चेतन जी का उसका कारण समर्पण ज्यादा है। और जो भाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का वो ये है कि मैं दल के लिए और देश के लिए क्या कर सकता हूँ। अपेक्षाएं बहुत कम है, श्रम करने का और त्याग करने का जो भाव भावना वो प्रबल है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में भी थोड़ा बहुत क्षणिक आक्रोश आता है भी शरद जी, तो समय के साथ समाप्त हो जाता है। और आज जब फॉर्म विड्रॉल की डेट है तो आपको कल रात तक पूरी सूची तैयार हो जाएगी। मैं निश्चिंत हूं
कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से बगावत करके कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, ना पार्षद के पद पर ना किसी बड़े पद पर। अब कांग्रेस को अपना घर देखना है। वो जो ओटीपी की बात है तो अब कमलनाथ जी तय करें कि वो ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग प्रॉपर कर पाते नहीं कर पाते। सर जी, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश, पंकज जी ने सही कहा, काफ़ी समानता है। एक सबसे बड़ी समानता है कि दोनों जगह, चाहे एक नाथ शिंदे हो या सिंधिया जी हो, इन दोनों के राजनीतिक सिद्धांतिक मूल्यों का पतन हुआ है। उन्होंने कुछ कारण दिया, ये आज कुछ कारण दिया। बाकी मध्य प्रदेश की जो बात पंकज जी कर रहे हैं, मैं इनको बता दूं, 2 बजे तक का डेटा है मेरे पास, लगभग कांग्रेस पार्टी के 400 से ज़्यादा जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपने फॉर्म वापस ले चुके हैं। हमारे यहाँ भी सूची बन रही है। बाकी क्या भाजपा में गुटबाजी, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, इसके लिए उमा भारती जी का नाम लेना काफ़ी है पंकज जी। वो रोज़ कहीं ना कहीं कुछ कर रही हैं। बाकी मैं यही कहूँगा, आपने जो शुरुआत में जो सतीश सिकरवार, राकेश मावे ये नाम लिए ना, आपने ग्वालियर की बात ये बता दिया कि हाँ आपके अंदर, सिंधिया जी के अंदर कितनी मन में टीस है आपके अनुसार टिकट न दिल पाने की। टीस का आएगी, टीस उनके मन में, वो लोग चिल्ला रहे भाई। अरे साहब चलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों राजनीतिक दलों में महत्वाकांक्षी नेताओं की एक पूरी पीढ़ी है, जिसको आप तीसरी पीढ़ी कह सकते हैं, चौथी पीढ़ी कह सकते हैं। और ये पीढ़ी राजनीति में अब अपनी भूमिका देखने के लिए आतुर है, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि राजनीति में इस तरह की कोई परंपरा नहीं है। यहाँ लोकप्रियता और जनता के बीच स्वीकार्यता एक बड़ा पैमाना है। इसीलिए कई राजनेता इतनी लंबी पारी खेल लेते हैं कि बाकी नेताओं को लगता है कि उनके लिए अवसर कब आएगा। या तो वो राजनीति के इस गणित को नहीं समझ पाते हैं और वो फिर कोशिश करते हैं कि अपनी महत्वाकांक्षा का विस्तार आगे ले जाएं। और ये चीज़ दोनों ही पार्टियों को इन चुनाव में कठिनाई में भी डाल रही है, जो कि एक विधानसभा या लोकसभा का चुनाव नहीं है। वो प्रमोद महाजन जी, स्वर्गीय बीजेपी के टॉप लीडर, उनकी बात मुझे हमेशा ध्यान आती है। उनका एक भाषण जो बड़ा लोकप्रिय है, यूट्यूब पर भी है, जिसमें वो कहते हैं कि सदन में आप कितना भी अच्छा क्यों ना बोल लें, लेकिन कोई अपोजिशन का तो कोई भी सांसद या कोई भी नेता आपकी तारीफ नहीं करेगा। बाद में जब वो लॉबी में आपको मिलेगा तो धीरे से पास आके बोलेगा, बहुत अच्छा बोले, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा बोले। ये राजनीति का वो सच है जिसको आपको हमको स्वीकारना ही पड़ता है, जिसका जिक्र चैतन्य जी ने कहा। आप राजनीति में आए हैं अवसरों को भुनाने के लिए। आप राजनीति में इसलिए नहीं आए हैं कि आप अपोजिशन पार्टी में दरारें देखें और आप कहें कि आप भर लीजिए, हमें इससे फ़ायदा उठाने की हमारी कोई मंशा नहीं है, हम तो बिल्कुल शांति से खड़े हैं। ये अगर कोई भी पार्टी सोचती है तो ये गलतफहमी है उसकी। और आप अतीत से लेकर अब तक देख लें तो राजनीति का इतिहास इसी तरह चलता आया है। इसलिए अपने कुनबे को मजबूत करना होगा, कुनबे की कलह पे निरंतर निगरानी रखनी होगी। जहाँ भी दरारें रखें उन्हें फूल प्रूफ सीमेंट से भरना होगा, सबको साथ रखना होगा, नई और पुरानी पीढ़ी का आदर्श समन्वय लेकर चलना होगा। नहीं तो राजनीति में मध्य प्रदेश भी होगा, महाराष्ट्र अभी पूरी तरह से घटा नहीं है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि सब कुछ ठीक ही हो, लेकिन ये घटनाक्रम न रुकने वाले हैं न कभी थमने वाले हैं। बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत शुक्रिया अवनीश जी, और बहुत धन्यवाद करता हूँ चैतन्य भट्टी जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, दिल्ली में डेरा, छत्तीसगढ़ में घेरा। नमस्कार।